नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह आखिर क्यों हिंदी ग्रामर में प्रयोग किए जाते हैं, इनका क्या रोल है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, जानेंगे विराम चिन्हों को डिटेल में पढ़ करके, जो कि विभिन्न आपके एग्जाम्स में देखने को बनते हैं, देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं विराम चिन्ह कि विराम अर्थात विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या अर्थ होता है? ठहराव या भाषा में प्रयुक्त ऐसे चिन्हों को जो उसके उच्चारण क्रम में ठहराव लाकर लय उत्पन्न करते हैं, वक्ता की बातों को अधिक प्रभावी तथा लक्षित बनाकर श्रोता तक सटीक संप्रेषण सुनिश्चित करते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का जो अर्थ होता है कि उचित ठहराव, अर्थात जहाँ पर कुछ रुका जाए। हिंदी में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जो उसकी बोधगम्यता, स्पष्टता, अर्थ उद्बोधन इत्यादि को प्रकट करते हैं। वक्ता की भाव भंगिमा को प्रकट करते हैं, जो उसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त ये चिन्ह वस्तुतः कई भाषाओं के समेकन से प्रचलन में आए हैं, जो अब हिंदी की संपत्ति बन गए हैं, कह सकते हैं। जिनका विवरण हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। अंग्रेजी में फुल स्टॉप इस प्रकार लगता है, एक बिंदु। वहीं हिंदी में इसका जो अर्थ है अलग हो जाता है, एक डंडा की भांति इसको प्रकट करते हैं। अब यह कहाँ पर प्रकट होता है, कहाँ पर दिखाई देता है कि भाषा में जहाँ कोई वाक्य पूर्णता को प्राप्त करता है। भाषा में जहाँ कोई वाक्य है और वह पूरा हो गया हो, अर्थात घड़ी भर का ठहराव आता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। यहाँ एक विचार समाप्त होता है तथा इसके लगने के पश्चात दूसरा विचार प्रारंभ होता है। कभी कभी किसी विषय वस्तु का सजीव वर्णन करने में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहा, चौपाई इत्यादि लिखने में प्रथम पंक्ति में एक चिन्ह तथा दूसरी पंक्ति की समाप्ति पर दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीट टू महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न जागरूकता से जुड़ा एक अभियान है, तो इस अभियान का प्रारंभ सिनेमा जगत से हुआ। इसके बाद सुर्खियों में आरोप प्रत्यारोप की कई बातें उभरने लगी। अथवा कोई कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मरगराऊ। इस प्रकार से जो पूर्ण विराम आपने देखा होगा कि कहाँ पर प्रयुक्त हुआ, जहाँ पर सेंटेंस पूरा हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, वहीं यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार की घड़ी भर के लिए ठहराव या रुकना ही क्या है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। वहीं बात करते हैं कि अर्ध विराम, एक तो पूरा और एक आधा विराम। आधा विराम या आधा ठहराव कह सकते हैं, कहाँ पर लेते हैं कि जहाँ वाक्य प्रयोग में आधी घड़ी का ठहराव आता है, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षाकृत कम समय का ठहराव होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अथवा मिश्र वाक्यों में एक वाक्य के पश्चात कभी कभी इस चिन्ह का प्रयोग मिलता है। वाक्यों में उदाहरण इत्यादि दिए जाने के पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है,
अब इसमें थोड़ा सा विराम आया तो यहाँ पे हमने लगाया अर्ध विराम। अब वाक्य चालू रहा, जैसे जन धन योजना, ये थोड़ा रुके तो कॉमा आया, उज्ज्वल गैस वितरण योजना इत्यादि। तो यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ। तो यहाँ वाक्य में थोड़ा सा रुका गया तो यहाँ पर अर्ध विराम लगाया गया। अथवा कह सकते हैं कि तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ पर तुम जाओ थोड़ा सा रुके, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो यह वाक्य जहाँ पर आके पूर्ण हुआ। इस प्रकार से क्या है, पूर्ण विराम और अर्ध विराम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अल्प, एक तो होता है अर्ध विराम और एक होता है अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है, वाक्य प्रवाह में जहाँ क्षण भर का ठहराव होता है, थोड़ा सा रुका जाता है, अथवा जहाँ कई संज्ञाएं एक साथ आती हैं, अथवा उपवाक्य या युग्म शब्द की स्थिति बनती हो, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, किंतु, परंतु, इसलिए। और जैसे समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व भी यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे वर्ष, सन, संवत इत्यादि लिखते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जानते हैं उदाहरण से कि यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक आया अल्प विराम। सब जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, पूर्ण विराम हुआ। वहीं पशु, कौमा, पक्षी, कौमा, बालक, अल्प विराम, वृद्ध, अल्प विराम, महिलाएं सभी बाढ़ के इस संकट को झेलने के लिए विवश हैं, पूर्ण विराम। अथवा कह सकते हैं कि तारीख जो होती है कि 15 अगस्त, उसके बाद क्या आता है, अल्प विराम। 15 अगस्त 1947, तो अगस्त के बाद क्या आएगा, अल्प विराम। वह ऐतिहासिक तिथि है जब हम वर्षों की दास्ता से मुक्त हुए, कितने बलिदान देने पड़े, कौमा, कह सकते हैं अनेक कुर्बानियाँ दी गईं, तब जाकर यह आज़ादी मिली। किंतु आज भी तमाम झगड़े इस पर भारी पड़ रहे हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार के शब्द आप देख सकते हैं कि अल्प विराम के क्षण भर के लिए रुका जाता है, वहीं अर्ध विराम थोड़ा सा, वहीं पूर्ण विराम जहाँ पर उचित ठहराव दिखे वहाँ पर। वहीं बात करते हैं प्रश्न चिन्ह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर वक्ता के मन में जिज्ञासा अथवा संदेह की स्थिति हो, वहाँ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस चिन्ह के प्रयोग में प्रत्युत्तर की आशा निहित होती है, अर्थात प्रश्न के बदले में उत्तर की आशा उसमें निहित होती है, छुपी हुई होती है। जैसे कह सकते हैं कि भारत में कुपोषण के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प पारित किया गया, आया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वह होगा प्रश्नवाचक चिन्ह से प्रदर्शित। जैसे अथवा, अथवा का मतलब एक और उदाहरण कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि चीन के साथ मित्रता की संधि क्या इसे सहज रूप में देखा जा सकता है। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द जो होते हैं इत्यादि जो शब्द होते हैं वे भी क्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रकट करते हैं। वहीं बात करते हैं अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह की, जो कि आपको पहले ही बता दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में जिनका कि यूज होता है कि जहाँ पर वर्ष, हर्ष, भय, शोक, विषाद, आश्चर्य इत्यादि का भाव हो, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन इत्यादि में इस चिन्ह का प्रयोग उचित होता है। जैसे अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम बचे कैसे। तो इस वाक्य में क्या, एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह, वहीं अरे इसके तुरंत बाद क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। तो दो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं इस वाक्य में सुनती हो, ज़रा एक कप चाय बना देना। वहीं इस वाक्य में भी एक तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, वहीं पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग दिखाई आपको दे रहा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह जो होता है इस प्रकार का चिन्ह होता है।
जहाँ विभक्तियों का लोप हो, विभक्ति जो होती हैं उनका लोप हो, अथवा दो सहचर या विपरीत शब्द आते हों, जैसे उल्टा सीधा, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है, संयोजक मीन्स जोड़ने वाला। या जैसे शब्द हम लिखते हैं, जैसे कोई उदाहरण लिखते हैं तो जैसे लिख के जब हम इस प्रकार का जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का, वही चिन्ह क्या कहलाता है, सामासिक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। जैसे पर्यावरण प्रबंधन वर्तमान विश्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि बिना पर्यावरण प्रबंधन के, बिना पर्यावरण संसाधनों के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं होगा। तो पर्यावरण प्रबंधन पे क्या आया, डैश, संयोजक चिन्ह, इंग्लिश में डैश जैसे बोलते हैं। उसी प्रकार देखने को मिलेंगे, जैसे ठंडा गर्म के बीच में जो चिन्ह आया वह भी संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह जिसको बोलते हैं। खट्टा मीठा, आर्द्र शुष्क आदि ऐसे गुण हैं जिनका प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दिखाई देता है। वहीं बात करते हैं कोष्टक चिन्ह, जैसा कि आपने मैथ में बहुत ज़्यादा इनका यूज किया हुआ। छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो हिंदी में 3 प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग भी किया जाता है, जिनके प्रयोग की स्थितियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। जहाँ किसी विषय से संबंधित संकेतों को स्पष्ट करना होता है, वहाँ संबंधित शब्द के पश्चात लघु कोष्टक और लघु कोष्टक लगाकर स्पष्टीकरण दिया जाता है। जैसे गांडीवधारी अर्जुन और सुदर्शनधारी कृष्ण, अर्थात जो शब्द का प्रयोग किया गया, गांडीवधारी कौन था, अर्जुन, तो उसको हमने ये छोटा कोष्टक में रख दिया। वहीं सुदर्शनधारी कौन, कृष्ण, तो इसकी जोड़ी ने धर्म के रक्षार्थ महाभारत में रण कौशल दिखाया। तो इस प्रकार इसमें इस वाक्य में आप देख रहे होंगे, एक तो पूर्ण विराम, एक सामासिक, उसके बाद कोष्टक चिन्ह है ना, सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह इत्यादि जो चिन्ह हैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होंगे। जहाँ पर किसी प्रसंग में समान प्रकार के पद आए, वहाँ उन पदों के मध्य आपसी संबंध दिखाने के लिए मंझला अथवा सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी, पक्षी सजीव वर्ग का प्राणी है, पादपों को भी इसी वर्ग में शामिल किया जाता है। ये दोनों जीव वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग भूल सुधार अथवा अनुवाद के संदर्भ में संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे रामचरितमानस, तो अनुदित, ऐसे प्रकार से क्या है, बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया गया है। वहीं बात करते हैं उद्धरण चिन्ह की। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, बड़ा कोष्टक आदि, हिंदी में बहुत ही कम देखने को आपको यूज करने को मिलेंगे। तो उद्धरण चिन्ह जो होता है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोला करते हैं, जहाँ पर किसी कथन, सूक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया हो, वह इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कथन के लिए। तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह तथा संज्ञा या वक्ता के लिए उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कथन, किसी ने अगर कोई कथन कहा तो उसके लिए तो इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला, वहीं संज्ञा अथवा वक्ता के लिए सिंगल कॉमा वाला इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वच्छता के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसे जीवन में ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया जाना चाहिए। तो किसी का कथन जो है महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी को क्या सिंगल कॉमा में, वहीं इनके कथन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। तो इसी को कहते हैं उद्धरण चिन्ह।
उसी प्रकार हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कृपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो इस प्रकार से ये भी किसी ने लिखा, तो जो कथन है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले चिन्हों से, या जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उससे हम व्यक्त करते हैं। वहीं बात करते हैं 9वें नंबर का उपविराम, जिसे विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह। तो इसका प्रयोग अपूर्ण विराम अथवा किसी शीर्षक इत्यादि के लिखने में किया जाता है, जैसे आपदा प्रबंधन। तो इसके बाद हमने विसर्ग लगाया, प्रबंधन ही आपदा। आत्मश्लाघा, एक मानसिक दुर्गुण, उसको कहते हैं आत्मश्लाघा। तो इस प्रकार के चिन्हों का भी बहुत कम प्रयोग देखने को मिलता है। बात करते हैं विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर किसी प्रसंग का विवरण नीचे दिया गया हो, वहाँ इसे स्पष्ट करने के लिए सांकेतिक रूप से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ष 2019 के आम चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण निम्नानुसार हैं। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं आप भी यूज करते होंगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, या जिसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं, या जिसको अल्प विराम कॉमा उसका इसका अंग्रेजी में एक सा यूज होता है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं लाघव चिन्ह, क्या होता है लाघव चिन्ह? जो लाघव चिन्ह होता है वह क्या है कि जहाँ पर किसी शब्द का पूर्ण रूप ना देकर उसका संक्षिप्त रूप लिखा गया हो, वहाँ शब्दों के लघुकरण में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोक सेवा आयोग को हम लो, फिर उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको यहीं पर बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब जो दूसरा व्यक्ति होता है वह समझ जाएगा कि लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो होता है लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कार्यालय संख्या। और लुप्त पद चिन्ह जो होता है, क्या होता है कि जहाँ पर किसी पद का लोप हुआ हो, वहाँ उसे दर्शाने के लिए उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म खाली जगह में हुआ था, राम खाली जगह गए, तो लुप्त पद को जो भरने वाला चिन्ह होता है वह लुप्त पद चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वह आता है पाद चिन्ह। देख करके तो आपको हंसी आ रही होगी, बट जो चिन्ह होता है पाद चिन्ह, जो कि सामासिक जो चिन्ह होता है उससे आधा होता है, कह सकते हैं उससे छोटा होता है पाद चिन्ह। शब्दों के पाद प्रदेश को विशिष्टता प्रदान करने अथवा उस पर ध्यानाकर्षण करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे रेखांकन भी कहते हैं। जैसे आतंकवाद के विषय में पाकिस्तान की नीति सदैव उसे समर्थन करने वाली रही है, और यही कारण है कि आज उस पर से वैश्विक समुदाय का भरोसा समाप्त हो चला है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है तो रेखांकन भी कहते हैं। जो रेखांकन किया गया है समर्थन करने वाली, इस प्रकार का जो रेखांकन लाइन द्वारा किया गया है, तो उस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? पाद चिन्ह कहा जाता है। वहीं गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो गुरु के चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जहाँ पर किसी शब्द के उच्चारण में अत्यधिक समय लगता हो, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे प्लुत स्वरों के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ओम,
चर, ठाएँ, ठाएँ। तो इस प्रकार जो चिन्ह आया, कह सकते हैं गुरु चिन्ह का प्रयोग है, जहाँ पर जिनका जब उच्चारण करते हैं इनको अगर बोला जाए तो इन्हें बोलने में अत्यधिक समय लगता है। तो इस प्रकार का चिन्ह होता है गुरु चिन्ह। कोई हस्पद चिन्ह जो कि हंसने वाला भी कहलाता है, यहाँ पर किसी वाक्य को लिखते समय कोई पद छूट गया हो, तब उस दशा में छूटे स्थान पर उस चिन्ह को लगा करके, इस चिन्ह को लगा करके उसके ऊपर जो संबंधित पद है उसको लिखा जाता है, उसके ऊपर। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर नियंत्रण हेतु कठोर कदम उठाए। तो किस पर? एक जो शब्द है उसको भूल गए, तो जब कोई शब्द भूल गए तो इस प्रकार का चिन्ह लगाया और ऊपर जो शब्द भूला हुआ है उसको लिख दिया। वहीं टिप्पणी चिन्ह की अगर बात करते हैं, जहाँ पर किसी शब्द संबंधी टिप्पणी अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूप में दी गई हो, वहाँ पर उस शब्द के ऊपर इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे यह प्रकट होता है कि इससे संबंधित टिप्पणी को अन्यत्र कहीं दिया गया है। जैसे महाभारत के शांति पर्व में युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर को सुग्रीव को ढूंढ कर पश्चाताप करने का वर्णन प्राप्त होता है। तुल्यता सूचक वाक्य चिन्ह की अगर बात करते हैं तो बराबर का चिन्ह तुल्यता को प्रकट करता है, जहाँ पर दो पदों के मध्य बराबरी की स्थिति सूचित करनी हो। जैसे 1 किलो चावल बराबर 10 रुपये, 1 किलो दाल बराबर 15 रुपये, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि समाप्ति सूचक चिन्ह जो होता है वह क्या है, जिसे कि इस प्रकार से भी व्यक्त कर दिया जाता है या डैश 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 के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक अथवा स्वाध्याय के समाप्त होने पर अंत में लगाया जाता है तथा उसके पश्चात कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं किसी भी चिन्ह को, तो उस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह तुल्यता सूचक या समाप्ति सूचक चिन्ह का बोध कराता है। वहीं अपूर्ण सूचक की अगर बात करें हम, अपूर्ण जो कभी पूरा ना हुआ हो, तो किसी विषय वस्तु में जब कोई आवश्यक भाग छोड़ दिया जाता है तब वहाँ यह चिन्ह जो है प्रयुक्त कर देते हैं कि भव्य न होए न प्रीत। अब इस प्रकार का जो चिन्ह छोड़ दिया तो अब वह उस चिन्ह को भी क्या करेगा, कह सकते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ किसी कथन इत्यादि को निर्दिष्ट किया गया हो। जैसे लाला लाजपत राय, अंग्रेजों मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित हुई। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय। उसके बाद तो विशेष बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में जो अर्धविराम और अल्पविराम दोनों चिन्ह आपस में एक जैसे प्रयुक्त होने लगे हैं। वहीं विवरण सूचक चिन्ह को सामान्यतः अंग्रेजी के डैश की तरह लगा दिया जाता है। कोष्ठक प्रयोग में भी प्राय सभी जगह लघु कोष्ठक का ही उपयोग अधिकतर होने लगा है। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में विभिन्न विराम चिन्हों तथा विभक्तियों के प्रयोग से भाषाई लयबद्धता तथा अर्थ वैशिष्ट्य की निष्पत्ति प्राप्त की जाती है। ऐसे भाषा अधिक सजीव, सटीक तथा प्रभाव उत्पादक बन पड़ती है। वक्ता और श्रोता दोनों दृष्टियों से इसका प्रयोग सार्थक दिखाई देता है। नेक्स्ट चैप्टर अगर पढ़ेंगे हम परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य, जो कि विराम चिन्ह और विभक्तियों को लेकर के आपके
एग्ज़ाम्स में इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो जानेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस भी करें नोटिफिकेशन पर, जो कि सभी जो उपयोगी वीडियोज हैं आपकी विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों के जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।